तो आज हमारे पास स्कारलेट और एशर की कहानी के कुछ काफी दिलचस्प हिस्से हैं। हाँ, एक तरफ है एक बहुत डिसिप्लिन स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट स्कारलेट। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है एशर, एक मशहूर लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फुटबॉलर। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड तो है। तो चलिए उनके इस रिश्ते के सफर को थोड़ा गहराई से समझते हैं आज। बिल्कुल। इस कहानी की शुरुआत ही आप देखें तो एक तनाव से होती है। हम्म। स्कारलेट का उसूल सीधा है, क्लाइंट से दूरी बना के रखनी है, खास करके एशर जैसे स्टार एथलीट से। जिससे वो थोड़ा एरोगेंट भी समझती है शुरू में। हाँ, शुरू में तो बिल्कुल, लेकिन एशर को अपनी इंजरी ठीक करवाने के लिए उसी की जरूरत है, स्कारलेट की। और उनकी पहली मुलाकात वो काफी इंटरेस्टिंग थी। टकराव भी था और शायद एक स्पार्क भी। एग्जैक्टली दोनों चीजें। स्कारलेट का वो कहना कि तुम्हारे चार्म से मैं नहीं पिघलने वाली, लेकिन हाँ, तुम्हारा एंकल ठीक कर सकती हो। हाँ, वो सीन काफी हद तक टोन सेट कर देता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल दूरी थी या कुछ और भी था वहां। ये दिलचस्प है क्योंकि शुरू की वो मजाक, वो नोक झोंक, उसके पीछे एक छिपा हुआ अट्रैक्शन भी था। राइट। स्कारलेट को भी धीरे धीरे ये दिखने लगता है कि एशर का जो सख्त रवैया है ना, वो शायद सिर्फ एक दिखावा है, एक तरह का कवच उसके अकेलेपन का। अच्छा। और एशर भी वो स्कारलेट के उस शांत प्रोफेशनल अंदाज से कहीं ना कहीं वो भी अट्रैक्ट होता है। तो ये सिर्फ घमंड नहीं था, शायद एक डिफेंस मैकेनिज्म था। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आई थिंक चैप्टर्स 11 से 30 के बीच ये दीवारें थोड़ी टूटने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। स्कारलेट को एशर के उसके पास्ट के बारे में पता चलता है। दर्दनाक अतीत, बचपन के जख्म, वो अबैंडनमेंट इश्यूज, राइट। वही सब। और इससे नेचुरली वो लोग थोड़ा करीब आते हैं, पहला किस होता है। लेकिन यहीं पे चीजें उलझने लगती हैं, है ना। कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि स्कारलेट के लिए ये प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करना है, उसका करियर वो दांव पर लग सकता है। और फिर मीडिया का एंगल आ जाता है। वही, मीडिया में अफवाहें, पैपरात्सी फोटोज लीक करते हैं, और स्कारलेट का जो डर था वो सामने आ जाता है। वो घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। और इसका असर एशर पर काफी गहरा होता होगा। बहुत। उसे फिर वही वही पुराना अकेलापन महसूस होता है, जैसे फिर से छोड़ दिया गया हो। और उधर स्कारलेट का करियर भी मुश्किल में पड़ जाता है। उसे अंडर रिव्यू रखा जाता है। हाँ, और इस सब के बीच आशा का वो कहना, शायद मैं ही हर चीज के लिए जहर हूँ, ओह। ये उसका गिल्ट भी दिखाता है। और शायद वो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। ये उसके पास से जुड़ता है ना। जी, शराबी पिता, माँ का छोड़कर जाना। बिल्कुल। वो शायद खुद को ही खराब समझने लगता है रिश्तों के लिए। लेकिन स्कारलेट को भी जल्द एहसास होता है कि डर अपनी जगह है, पर रिश्ता सच्चा था। उसका एशर के कमबैक गेम में जाना और कहना, मैं डर के साथ नहीं जीना चाहती बल्कि तुम्हारे साथ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वाह। और एशर का जवाब, मुझे तुम्हारी जरूरत है हमेशा के लिए। ये शायद पहली बार था जब उसने अपनी वल्नरेबिलिटी इतनी ओपनली दिखाई। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ से चैप्टर्स 31-40 में वो लोग रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, पर इस बार थोड़ा समझदारी से, धीरे धीरे। हाँ, एशर थेरेपी लेना शुरू करता है, अपने पास्ट को फेस करता है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। और स्कारलेट भी अपनी प्रायोरिटीज पर काम करती है, तो ये पर्सनल ग्रोथ उनके रिश्ते को भी आगे बढ़ाता है। और इसका असर बाहर भी दिखता है जब एशर फील्ड पर वापस आता है। शानदार वापसी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो पब्लिकली कहता है, यस आई एम सीइंग स्कारलेट एंड आई एम प्राउड टू से इट, वो काफी पावरफुल मोमेंट था, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि स्कारलेट के लिए भी, उसके क्लिनिक में उसकी पोजीशन के लिए। हाँ, उसे वहां सपोर्ट मिलता है। और इसी टाइम वो चार्म ब्रेसलेट वाली बात भी आती है। हाँ, यस, वो ब्रेसलेट उनके सफर का सिंबल बन जाता है। हाँ, हर चार्म एक कहानी, गलतियों की, माफी की, साथ बढ़ने की। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। सही कहा। चैप्टर 41 से 50 में एक नई चुनौती आती है, पेरिस का ऑफर। आशा के लिए एक ड्रीम ऑफर, करियर का पीक, पर रिश्ते के लिए एक बड़ा सवाल, करियर वर्सेस रिलेशनशिप। आजादी वर्सेस साथ। ये क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है। उनकी प्रायोरिटीज यहाँ आके टकराती हैं। और नतीजा, एक बड़ी बहस, और एशर अकेले पेरिस चला जाता है। फिर से अलगाव, सेपरेशन। दोनों खुद को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अधूरेपन का एहसास भी रहता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी पर्सनल ड्रीम्स वो रिश्तों पर भारी पड़ जाते हैं। एशर का वो लेटर, लेकिन अगर कभी मेरी बाहें तुम्हारे लिए घर बने तो लौट आना,
मैं वहीं खड़ा रहूंगा। ये उम्मीद को जिंदा रखता है। बिल्कुल, वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि दूरी भी उसे तोड़ नहीं पाई पूरी तरह, और यही कनेक्शन उन्हें वापस खींच लाता है। चैप्टर 51 से आगे स्कारलेट पेरिस जाती है। हाँ, और इस बार जब वो मिलते हैं, दोनों ज्यादा मैच्योर हैं। स्कारलेट का कहना, तुमसे दूर जाकर मैं आजाद थी, लेकिन तुमसे मिलकर मैं पूरी हूं। ये उनके ग्रोथ को दिखाता है कि अब आजादी और साथ होना दोनों शायद मुमकिन है। बिल्कुल। फिर आईफिल टावर के पास प्रपोजल, शादी। और उनके वाउज काफी मीनिंगफुल थे। एशर का प्रॉमिस, फिर कभी भागूंगा नहीं। और स्कारलेट का, तुम मेरी पूरी दुनिया नहीं हो, पर तुम वो हिस्सा हो जो इसे खूबसूरत बनाता है। ये बड़ा रियलिस्टिक है। हाँ, फेटल नहीं बल्कि एक रियल मैच्योर लव। एपिलॉग में फिर उनका फ्यूचर दिखता है। सालों बाद एक वेलनेस सेंटर चला रहे हैं, फैमिली बढ़ रही है। एक सुकून है, एक संतुष्टि। हाँ, तो शुरुआती टकराव से लेकर इस मैच्योर पार्टनरशिप तक ये सफर विश्वास, अपने पास्ट पर जीत पाने और वो बैलेंस ढूंढने के बारे में है। पर्सनल एम्बिशन और पार्टनरशिप के बीच का बैलेंस। जिंदगी किसी के आसपास ही घूमती रहे, खासकर जब आपके अपने सपने, अपने पुराने जख्म भी साथ चल रहे हों। ये गहरा सवाल है। तो ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं, सोचने के लिए।